अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एडिटोरियल्स एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। इस वीडियो में बेटा जो पहला हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल है चाइना एट 75। और बेसिकली ये पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। ये बेसिकली बात करता है चाइना की 75 ईयर्स के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर एंड इकोनॉमिक पावर हाउस, उसके बारे में जो है ये बात करता है। चाइना एट 75 75 बेसिकली शो कराता है चाइना 75 ईयर्स का जो है वो हो जाएगा 1 अक्टूबर को, बिकॉज 1 अक्टूबर 1949 को चाइना जो है वो एज एन या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और नेशनल डे जो है चाइना का वो भी 1 अक्टूबर है, जो कि 4-5 दिन के बाद जो है वो आ जाएगा। तो चाइना 75 साल का हो गया है, और 75 साल के अंदर चाइना ने किस तरीके से अपने आप को जो है वो बीइंग द पुअरेस्ट कंट्री से उन्होंने दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी में अपने आप को कन्वर्ट किया। ये एक बड़ा इनक्रेडिबल जर्नी है जो हमें बताता है कि अगर आपके लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन है और आपके पास विजनरी लीडरशिप है, तो फिर आप कुछ भी जो है वो मकाम, कोई भी पोजीशन दुनिया के अंदर या इकोनॉमी के अंदर हासिल कर सकते हैं। जब 1949 में बेटा चाइना जब बना था, और एक उससे पहले एक लंबी सिविल वॉर हुई जिसने चाइना को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक कर दिया। चाइना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म खराब हो गया, इकोनॉमी डाउनफॉल का शिकार होगी, लोग गुर्बत के अंदर चले गए। और किसी ने भी उस वक्त ये इमेजिन नहीं किया था कि ये ईस्टर्न नेशन जो इतनी गरीब है, जो अभी बनी है, और वो आज से 75 साल के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन चाइना की लीडरशिप ने यह फैसला कर लिया था कि अगर उन्हें अपने मुल्क को दुनिया की अजीम कौमों में खड़ा करना है, तो उन्हें उसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंजेस लाने की जरूरत है, ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके और कंट्री को डेवलप किया जा सके। अगर हम थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं तो चाइना जो है, इसने 75 साल में दूसरी इकोनॉमी बनने के साथ साथ तकरीबन 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है। और ये इंसानी तारीख में एक रिकॉर्ड है जो ये शो करता है कि चाइना की स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स की सक्सेस कितनी ज्यादा है। यहाँ पे रिफॉर्म्स के साथ साथ लीडरशिप का रोल भी नजर आता है कि कितनी विजनरी लीडरशिप है कि जिन्होंने अपनी मुल्क के अंदर 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। 1970s में बेटा चाइना की लेट 1970s में चाइना ने ओपनिंग अप पॉलिसी जो है वो अपनाई। ओपनिंग अप पॉलिसी का मतलब ये था कि चाइना ने अपना मुल्क फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन बिजनेसेस के लिए और फॉरेन मार्केट्स के लिए ओपन कर दिए। आप चाइना ने इनकरेज किया लोगों को कि आप आएं और आकर हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। इससे पहले चाइना की क्लोज्ड जो है वो पॉलिसी थी, उसमें बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको इनकरेज नहीं किया जाता था। अब इस पॉलिसी का नतीजा ये निकला कि आज ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर 18% शेयर जो है वो चाइना का है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में कितना है। तो ये शो करता है कि चाइना के अंदर जो पॉलिसीज बनाई एक विजनरी लीडरशिप ने, वो जो है वो पॉलिसीज कैसे आपको जो है वो पे ऑफ करती हैं और आपके मुल्क को जो है वो कैसे बेहतर लेके जाती हैं। अब ये एक इमेज आपके सामने शो हो रही है, इसमें भी नजर आ रहा है कि चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है सिंस 1978। 10% एवरेज इकोनॉमी के अंदर जो है वो सर्ज हुई है, बेहतरी हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है। और उसके बाद चाइना ने जो है वो 2010 में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना, जापान को ओवरटेक करके। और ये 2005 में 1981 से वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली 2005 में जो है वो चाइना ने 600 मिलियन लोगों को जो है वो पॉवर्टी के लाइन से बाहर निकाला, और अभी की तारीख में 800 मिलियन लोग हो चुके हैं। उसके बाद फिर आप देख लें कि जी चाइना ने जो है वो और बहुत सारे जो मामलात हैं और चाइना की जो ग्रोथ है वो दुनिया के सामने जो है वो किस मिराकुलसली जो है वो हुई है। अब सिर्फ यहाँ तक नहीं, चाइना जो है वो दुनिया की बड़ी ट्रेडिंग नेशन है। अगर दुनिया की टॉप 3 लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशंस की बात करें तो चाइना उनमें से एक है। और चाइना जो है वो दुनिया के 120 कंट्रीज के साथ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। मतलब 120 कंट्रीज जो है दुनिया के, उनके साथ ट्रेड करने वाला सबसे बड़ा कंट्री चाइना होता है। और 2022 में चाइना जो है वो
लार्जेस्ट डेस्टिनेशन या सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन थी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया में अगर कहीं पर सबसे ज्यादा होती थी वो चाइना में होती थी। जो ये शो करता है कि चाइना का जो है वो चाइना किस हद तक बिजनेस फ्रेंडली जो है वो मुल्क है। अब चाइना जो है इसने जहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे काम किया वहीं पर इसने साइंस और टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हासिल की है। चाइना का मुकाबला अमेरिका के साथ चल रहा है। चाइना वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली एआई के अंदर, 5G टेक्नोलॉजी के अंदर, आपका क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर चाइना जो है वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। और इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के 44 जो क्रिटिकल एरियाज हैं उनमें 37 एरियाज के अंदर जो है वो चाइना अमेरिका से आगे है। जो ये शो कराता है कि चाइना की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में। उसके बाद आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखा, जो कि 2013 में चाइना ने जो है वो स्टार्ट किया। और ये एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में कनेक्ट करेगा। तकरीबन दुनिया के थ्री क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड या थ्री क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वर्ल्ड कंट्रीज वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ जुड़ने से ना सिर्फ जॉब्स पैदा होंगी, लोगों को गुर्बत से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट भी प्रमोट होगी। पाकिस्तान भी इसमें सी पैक के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है। अब चाइना ने इकोनॉमी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर तो काम किया। अब चाइना का रोल एज ए पीस मेकर भी जो है वो हमें नजर आ रहा है। चाइना दुनिया के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए सर फहरिस्त रहता है। यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन है उनमें चाइना के 50,000 जो है वो सोल्जर जो है वो शामिल है, जो कि 20 मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो ये शो शो कराता है कि चाइना जो है वो ग्लोबल पीस को प्रमोट करने के लिए भी और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में भी अपना रोल प्ले कर रहा है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की बात करें तो बीजिंग डेक्लेरेशन अभी हुआ है, जिसमें जो है वो इन्होंने हमास और क्या कहते हैं फतह के दरमियान जो है वो सुलह करवाई है, जो कि फलस्तीन इशू के रेजोल्यूशन में जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। फिर इन्होंने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो सुलह करवाई। ये भी एक जो है वो अपने आप में एक मुआवजा कह दें, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स के अलावा स्कूल रिलीजियस जो है पर्सपेक्टिव है वो भी इनके बीच में इख्तलाफ की वजह था। तो चाइना इस एरिया में भी, इस डोमेन में भी काम कर रहा है। अब चाइना जो अगला जो चाइना रोल अडॉप्ट कर रहा है या करना चाहता है वो ये है कि चाइना ग्लोबल लीडर बनना चाहता है ग्रीन टेक्नोलॉजी में या ग्रीनर टेक्नोलॉजी के अंदर। ग्रीन टेक्नोलॉजी में चाइना जो है वो ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर, लाइक सोलर पैनल्स के अंदर और बाकी जो विंड पावर्स के अंदर चाइना जो है वो अपना एक सॉलिड रोल प्ले करना चाहता है, ताकि जो है वो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उससे जो है वो लड़ा जा सके। तो ये एक ओवरव्यू था जो इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया। आप इसको पढ़ें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इंफॉर्मेटिव एडिटोरियल लगेगा। तो इसमें बेसिकली यही बात थी कि चाइना का जो 75 ईयर्स का जर्नी है उसका एक ओवरव्यू दिया गया और शो कराया गया कि अगर आपकी लीडरशिप विजनरी है, अगर आपकी प्लानिंग सॉलिड है, तो फिर आपको जो है वो एक गरीब मुल्क से ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा उम्मीद है आपको ये एडिटोरियल जो है वो समझ आ गया होगा। बेटा अब नेक्स्ट जो एडिटोरियल है ये भी आपका जो है वो पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर से लिया गया है। और इसका टाइटल है पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अब आपको पता ही है पिछली जुमेरात को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है वो चाइनीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे और कुछ कंपनीज पे जो है वो सैंक्शंस लगाई हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में जो है वो पाकिस्तान को असिस्टेंस या सपोर्ट प्रोवाइड करें। और यूएस ने कहा है कि जी ये सैंक्शंस लगाने का मकसद ये है कि यूएस जो है वो प्रिवेंट करना चाहता है द स्प्रेड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी इसको जो है वो फैलने से जो है वो रोकना चाहता है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो है ना पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स बता दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, और उसके बाद जो है फिर आपको मैं दो तीन टर्म्स और बताऊंगा ना, उसके बाद हम लोग वापस मूव करेंगे इधर। बेटा बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल एक टाइप ऑफ मिसाइल होता है जिसे
न्यूक्लियर, केमिकल या कन्वेंशनल वॉरहेड्स को स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को, केमिकल मटेरियल को, या कोई भी कन्वेंशनल जो जंगी मटेरियल होता है उसको किसी टारगेट पे जो है वो मारने के लिए या टारगेट तक पहुंचाने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिन्हें आईसीबीएम्स कहा जाता है। अब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं बेटा, उनकी जो रेंज होती है वो नॉर्मली 1,000 किलोमीटर तक होती है। शॉर्ट रेंज की 1,000 किलोमीटर तक होती है। जो मीडियम रेंज होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनकी 1,000 से जो है वो 3,500 किलोमीटर तक होती है। और जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, जिन्हें आईसीबीएम्स भी कहा जाता है, इनकी रेंज जो है वो तकरीबन 5,500 किलोमीटर तक जो है वो होती है। यानी कि 5,500 किलोमीटर तक टारगेट पे निशाना जो है वो ये मार सकते हैं। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ये होते हैं। उसके बाद बच्चे एक और चीज आ जाती है, वो है आपकी MTCR। MTCR क्या है? MTCR इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम बेसिकली 1987 में 7 ममालिक जो आज G7 की कंट्रीज हैं, इन्होंने डेंजरस वेपन्स और जो है वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और वार हेड्स के स्प्रेड को रोकने के लिए एक जो है वो क्या कहते हैं, अ, एक रिजीम बनाई थी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसका मकसद ये था कि मैंने जैसे बताया कि वार हेड्स को, न्यूक्लियर मटेरियल्स को जो है वो उसके फैलाव को रोकना है। इसके अंदर 35 कंट्रीज शामिल हैं और चाइना भी इसका मेंबर है। आई एम सो सॉरी, इंडिया भी इसका मेंबर है। 2016 में जो है वो इंडिया इसका मेंबर बना था। पाकिस्तान इसका मेंबर जो है वो नहीं है, और चाइना इसका जो है वो मेंबर नहीं है। अब इसके बाद एक और चीज जो आपको बतानी है वो है रॉकेट मोटर्स क्या होती हैं। रॉकेट मोटर्स, ये भी टर्म आपने याद रखनी है। बेसिकली रॉकेट मोटर्स जो है वो एक खास किस्म का इंजन होता है जो कि किसी रॉकेट या मिसाइल को जो है वो आगे लेके जाने में, उसको प्रोपेल करने में जो है वो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। मतलब आप सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि ये जो है वो रॉकेट मोटर चलेगी तो मिसाइल आपका जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, सादा लफ्जों में समझने के लिए। उसके बाद आपकी जो चीज आ जाती है बेटा, वो है आपके दो मिसाइल पाकिस्तान के। एक शाहीन 3 और दूसरा है अबाबील। ये अबाबील मिसाइल और शाहीन 3 मिसाइल, शाहीन 3 मिसाइल इज अ मीडियम रेंज मिसाइल जो कि पाकिस्तान ने डेवलप किया है, और ये पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस जो है वो वेपन्स में से, मिसाइल्स में से एक है। ये शॉर्ट रेंज है, तो तकरीबन इसकी जो रेंज है वो 2,750 किलोमीटर है। ये 2,750 किलोमीटर तक जो है वो किसी चीज को निशाना बना सकता है, किसी टारगेट को निशाना बना सकता है। अब ये बेसिकली शाहीन 2 का जो है वो एक क्या कहते हैं, मॉडिफाइड वर्जन है, इम्प्रूव्ड वर्जन है शाहीन 2, जिसे हतफ 6 भी कहा जाता है। वो बेसिकली 2,000 से 2,500 किलोमीटर तक मार करता था, ये उससे आगे जाके जो है वो मारता है। और दूसरा जो है वो आपका अबाबील है। अबाबील जो है आपका मीडियम रेंज एडवांस्ड मिसाइल है, और ये बेसिकली 1,000 किलोमीटर से लेकर 3,500 किलोमीटर तक जो है वो मार कर सकता है। तो ये दो मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के बड़े एडवांस मिसाइल हैं, और एक 2015 में और एक जो है वो 2017 में जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो ये तो आपने अबाबील 2017 में और शाहीन 2015 में, तो ये तो हो गया इनकी बेसिक्स। अब आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर हम लोग वापस। जैसे मैंने बेटा आपको बताया कि लास्ट थर्सडे को जो है वो पिछली जुमेरात को चाइना, अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो है वो चाइनीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे और कुछ इंडिविजुअल्स पे और एक पाकिस्तानी कंपनी पे जो है वो सैंक्शंस लगाई हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं। अब
ये पहली दफा नहीं हुआ कि अमेरिका ने जो है वो चाइनीज कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाई हो। पिछले साल अक्टूबर 2023 में भी अमेरिका ने जो है वो 3 चाइना बेस्ड कंपनीज को जो है वो सैंक्शन, उनके ऊपर सैंक्शन लगाई थी, क्योंकि वो पाकिस्तान को मिसाइल रिलेटेड आइटम्स में जो है वो सपोर्ट कर रहे थे या उनकी सप्लाई में इन्वॉल्व थे। तो ये शो करता है कि यूएस जो है वो काफी कंसर्न है कि चाइना जो है वो दूसरे ममालिक को जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में सपोर्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान को। अब यूएस ने जो है वो खास तौर पे स्पेसिफिकली जो टारगेट किया है वो किया है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग, रियाम। ये बीजिंग के अंदर इंस्टीट्यूट है, और ये पाकिस्तान को रॉकेट मोटर्स के टेस्टिंग में जो है वो जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके अंदर हेल्प कर रहा था। और यही रॉकेट मोटर जो है वो यूज होती है शाहीन 3 और अबाबील के। मैंने जैसे बताया कि शाहीन 3 और अबाबील मीडियम रेंज मिसाइल हैं, और ये जो है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के मोस्ट एडवांस मिसाइल हैं और न्यूक्लियर वार हेड लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। तो इसमें जो है वो चाइना हमारी मदद कर रहा था। इसके अलावा अमेरिका ने 3 और कंपनीज के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं सैंक्शंस लगाई है। एक पाकिस्तानी कंपनी है जिसका नाम है इनोवेटिव इक्विपमेंट, इसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाई गई हैं। और एक इंडिविजुअल है, चाइनीज नेशनल है, यानी चाइनीज शहरी हैं, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाकर जो है वो ट्रांसफर ऑफ इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ किया है या पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड की है। अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उनका नाम है मैथ्यू मिलर। मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जी यूएस कंटिन्यूसली काम करता रहेगा, और किसी भी एक्टिविटीज की जो मिसाइल प्रोलिफरेशन में जो है वो रोल प्ले करेगी उनको जो है वो रोकने के लिए अमेरिका जो है वो अपना किरदार अदा करेगा, और ऐसे इदारों पे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे, ऐसे कंट्रीज पे जो है वो सैंक्शंस लगाता रहेगा। चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में जो बात की है, चाइना ने कहा है कि चाइनीज एम्बेसी जो वाशिंगटन के अंदर है उन्होंने इस स्टेप को जो है वो टोटली इलॉजिकल कहा है। उन्होंने कहा है कि ये यूनिलैटरल स्टेप है, इसकी कोई इंटरनेशनल लीगल बैकिंग नहीं है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से इसको कोई अप्रूवल नहीं मिली। बस ये अमेरिका ने मुंह उठा के जो है वो सैंक्शंस लगा दिए। और चाइना जो है वो अपने शहरियों को और अपनी अपनी कंपनीज को और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हर स्टेप जो है वो उठाएगा। ये तो हो गई यहां तक बात। अब उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो इसके ऊपर क्या जवाब दिया है। ये एडिटोरियल कहता है कि जो अमेरिका का ये डबल स्टैंडर्ड शो करता है कि अमेरिका मिसाइल प्रोग्राम में पाकिस्तान को जो कंट्री टूल्स प्रोवाइड करता है, या ऑर्गेनाइजेशंस या इदारे या इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान के साथ सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, उनके ऊपर तो सैंक्शंस लगाता है, लेकिन खुद इंडिया जो इतने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, बीएमडी सिस्टम जो है इंडिया डेवलप कर रहा है, उसके ऊपर किसी किस्म का अमेरिका को एतराज नहीं है। उसके बाद जहां पर अमेरिका पाकिस्तान के मिसाइल एडवांसमेंट को क्रिटिसाइज करता है, वहीं पर वो इंडियन मिलिट्री डेवलपमेंट को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। बल्कि यूएस जो है वो इंडिया के साथ डिफरेंट डिफेंस एग्रीमेंट भी कर रहा है और कर चुका भी है। और ये जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया है, ये शो कराता है कि वो एक बाइस्ड व्यूज रखते हैं टुवर्ड पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम। उसके अलावा पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो है वो कंडेम किया है इन सैंक्शंस को, और मुमताज जहरा बलोच जो पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसको कहा है कि अमेरिका का ये डबल स्टैंडर्ड है। और तो अगर अमेरिका को इतनी ही नॉन प्रोलिफरेशन की फिक्र है, तो फिर वो अब इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस ना लगाए। फिर वो इंडिया को टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर ना करे पाकिस्तान, अगर उसे पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने पे एतराज है। और इसको जो है वो न्यूक्लियर अपार्थेड भी आप कह सकते हैं। जैसे अपार्थेड हुई थी कि ब्लैक लोगों के साथ अफ्रीका में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, तो ये समझ लें कि पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर अपार्थेड जो है वो सिचुएशन चल रही है, कि जिसमें पाकिस्तान को जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो इंडिया ने रिसेंटली जो है वो अग्नि 5 मिसाइल का जो है वो एक तजुर्बा किया, और उसने पाकिस्तान के अंदर कंसर्न जो है वो बढ़ा दिए हैं। इंडिया की बढ़ती हुई मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान और रीजन के लिए जो है वो खतरे का बायस है। तो पाकिस्तान ने उनका जवाब देने के लिए शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल जो है वो बनाए हुए हैं, और जो पूरी ताकत रखते हैं कि इंडिया के किसी भी हमले का जवाब दे सकते हैं और इंडिया के किसी भी रीजन को हिट कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए डिफेंस के लिए जो है वो
बड़े ज़रूरी हैं, शाहीन 3 और अबाबील। तो पाकिस्तान तो बहरहाल इस इन सैंक्शन से खुश नहीं है, और इन सैंक्शंस को पाकिस्तान और चाइना दोनों ही जो है वो पॉलिटिकल मूव जो है वो करार दे रहे हैं। अब सवाल ये है, जो इस एडिटोरियल में बात नहीं की गई, कि क्या इन सैंक्शंस का पाकिस्तान के ऊपर कोई असर पड़ेगा, या पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर जो है इस प्रोग्राम के ऊपर कोई असर पड़ेगा। देखिए बेटा, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डिस्पाइट दीज सैंक्शंस, जो कि सिर्फ नाम की सैंक्शंस हैं, इनकी कोई ज़्यादा पाकिस्तान के लिए वक़्त नहीं है, तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो अपना जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको जो है वो एक ख़ास पेस के साथ जो है वो जारी रखेगा। और ये बेसिकली टैक्टिक जो है, या जो सैंक्शंस लगाने के बात है, ये एक्चुअली चाइना के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने की टैक्टिक है, या एक क्या कहते हैं टेक्निक है। तो पाकिस्तान जो है वो इसका कोई खास असर नहीं लेने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इस लेवल तक डेवलप हो चुका है कि अब कोई भी सैंक्शन जो है वो इसकी प्रोग्रेस को जो है वो रोक नहीं सकती। पाकिस्तान सैंक्शंस की लिमिट से आगे निकल चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये जो पाकिस्तान ने एक बात कही है कि हमने जो भी मिसाइल्स बनाए हैं, ये सारे के सारे इंडिया को माइंड में रखते हुए, ये हमारी इंडियन स्ट्रेटेजी को जो है वो माइंड में रखते हुए, कि हमने इंडिया को रोकना है, हमारा इंडिया के खिलाफ डिफेंस के लिए जो है वो हमने ये बनाया है। हमारे पाकिस्तान के पास कोई भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, यानी कि पाकिस्तान एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम में जो है वो मिसाइल नहीं मार सकता। ठीक है। तो पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम, ये प्रॉपरली इंडियन ओरिएंटेड है, और ये पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ही माइंड में रखे मिसाइल्स बनाता है। तो इसके ऊपर अगर अमेरिका को इतराज है कि पाकिस्तान इंडिया को भी नज़र में रखे क्यों मिसाइल बना रहा है, तो ये फिर उनकी जो है वो गलत फहमी है। पाकिस्तान अपने डिफेंस को जो है वो पहले वैल्यू देगा, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है नेशन ऑफ पोटेंशियल एंड पैराडॉक्स। द नेशन न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ है, और बेसिकली ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक लैंडस्केप के बारे में बात करता है। ये सारी वो पुरानी बातें हो गई हैं कि सके पाकिस्तान जो डेवलपिंग कंट्री है, और पाकिस्तान जो है वो बहुत, इस एडिटोरियल के अंदर जो बात की गई है, पाकिस्तान के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस की जिम्मेदारी इंटरनल और एक्सटर्नल डेट के ऊपर पाकिस्तान डालता है। पाकिस्तान रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन कैपिटल हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो पाकिस्तान को ये एक पोटेंशियल देता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो कर सकता है। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो बेटा पाकिस्तान जो है वो ट्रेडिशनली रिलाई करता था एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमी 1965 में एग्रीकल्चर के, या शुरू शुरू में ही जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाई करती थी, और 1967 के अंदर पाकिस्तान की जीडीपी का 42% जो है वो कंट्रीब्यूशन वो एग्रीकल्चर के ऊपर था। और ये कंट्रीब्यूशन ड्रॉप होके 2022 में सिर्फ 22% रह गया। दुनिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन गिरा। चले, ये शो कराता है कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर गया, बट अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपेंड नहीं कर सका, बल्कि हमें उल्टा इस सेक्टर के अंदर नुकसान हुआ। हमने एग्रीकल्चर के कुर्बानी दे के इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ तवज्जो दी, तो हमारी इंडस्ट्री भी एक्सपेंड नहीं कर सकी, तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी कम हुई, और हमारी जो है वो इंडस्ट्री भी एक्सपेंड नहीं कर सकी, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी रुक गई। अब आपने बेटा बताना है कमेंट सेक्शंस के अंदर कि पाकिस्तान का करंटली एग्रीकल्चर का कितना शेयर है जीडीपी के अंदर 2024 में। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, 1960 के अंदर 11.3% था पाकिस्तान की जीडीपी में, और 2022 के अंदर ये 11.9% जो है वो हमारे जीडीपी का हिस्सा बना। इसका मतलब ये है 1960 से लेकर 2022 तक, ये जो आपके जो है वो 60-62 साल बनते हैं, इसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 0.6% का जो है वो ग्रोथ जीडीपी के अंदर जो शो कराया है, जो कि बहुत बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट्स किसी भी मुल्क की जो है वो इकोनॉमी के लिए बड़ी वाइटल होती हैं।
अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो 1962 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी उसका जीडीपी में जो शेयर था वो था 7.1%, और 2022 में ये 9% पे आ गया। सिर्फ 1.9% का इंक्रीज हुआ अगले 60 सालों में। जबकि हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो 13% थी 1962 में, और 2021 के अंदर ये 18% हो गई। मतलब हमारी इंपोर्ट्स बहुत 6%, 5% के हिसाब से बढ़ी, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो जस्ट 1.9%। इसका मतलब ये है कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती रही, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होती रही, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस आया। इस इम्बैलेंस की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमें बर्दाश्त करना पड़ा। उसके बाद अगर हम वो फैक्टर डिस्कस करें जो इस एडिटोरियल के अंदर बताए गए हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनमें से एक फैक्टर है एजुकेशन का। एजुकेशन बड़ी क्रिटिकल जो है वो वैल्यू रखती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। पाकिस्तान अपनी जीडीपी का जस्ट 2.4% जो है वो एजुकेशन पे लगाता है, जो कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक से बहुत कम है। लाइक भूटान 7% लगाता है, इंडिया 4.5% लगाता है, और चाइना 3.6% लगाता है। मलेशिया, कुवैत, सऊदी अरब ये 8.6 से 19% तक जो है वो इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के ऊपर, और हम जस्ट 2.4%। जब आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो वर्क फोर्स है वो प्रोडक्टिव भी होगी और इनोवेटिव भी होगी और ज़्यादा स्किल्ड भी होगी। तो हमने तालीम पे खर्च नहीं किया, जिसकी वजह से हमें आज ये मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान अपने जीडीपी का जस्ट 3.3% जो है वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करता है, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के मुकाबले में बहुत कम है। और हेल्थ केयर सेक्टर अगर आपका मुनासिब होगा तभी आपकी जो है वो वर्क फोर्स हेल्दी होगी, और हेल्दी वर्क फोर्स किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें बेटा, तो ये एडिटोरियल कहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पाकिस्तान जो अपने जीडीपी का हिस्सा लगाता है या शेयर लगाता है वो अलार्मिंगली लो है। पाकिस्तान 0.20% जो है वो R&D के ऊपर इन्वेस्ट करता है। ये 2020 का फिगर है। जबकि इंडिया 0.66%, आपका चाइना 2.4% R&D पे लगाता है, जापान 3.26% लगाता है। तो आप देख लेंगे कि हम अगर इमर्जिंग इकोनॉमीज की लिस्ट में आना चाहते हैं, हम अपने आप को बड़ा मुल्क, बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में खड़ा करना चाहते हैं, तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी R&D के ऊपर। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अपने टूरिज्म का पूरा पोटेंशियल जो है वो उसको एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। 2021 के अंदर सिर्फ आपके टूरिज्म ने 18 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है वो कंट्रीब्यूशन किया था पाकिस्तान की इकोनॉमी में। ये 2021 का फिगर है। और और पाकिस्तान की जीडीपी का ये 2.7% था। मतलब जो 18 बिलियन यूएस डॉलर है वो उसका कंट्रीब्यूशन किया, उसमें से 2.7% जो है वो ये पाकिस्तान के जीडीपी के अंदर 2.7% कंट्रीब्यूट करता था। जबकि अगर हम बात करें स्पेन की, तो स्पेन का टूरिज्म जीडीपी में 15% कंट्रीब्यूट करता है, और इटली के अंदर 9.1% जो है वो टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर। तो अब आप देख लें कि पाकिस्तान टूरिज्म में भी अपना एक्सप्लोर जो पोटेंशियल इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। उसके बाद कॉटन इंडस्ट्री की बात कर ले तो कॉटन इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में क्रूशल रोल प्ले करती है। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल पार्क्स बनने जा रहे हैं जो कि पंजाब और केपी के, सॉरी, पंजाब और सिंध के अंदर बनेंगे, तो उनके लिए कॉटन का होना बहुत ज़रूरी है। कॉटन, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कॉटन इंडस्ट्री जो है वो चैलेंजेस का सामना कर रही है। और अगर पाकिस्तान जो है वो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है तो पाकिस्तान को कॉटन के ऊपर, कॉटन की ग्रोथ के ऊपर काम करना होगा। फार्मर्स को जो है वो सब्सिडीज पे फार्मर्स को जो है वो कुछ बेनिफिट्स देने होंगे, जिसकी वजह से आप, और सीड टेक्नोलॉजी के, सीड्स की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान एनुअली 10 बिलियन डॉलर जो है वो जनरेट कर सकता है कॉटन से। उसके बाद पाकिस्तान
ने 2021 के अंदर 3.82% ऑफ शेयर ऑफ बजट वो डिफेंस के ऊपर या मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर लगाया है, जो कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, R&D तीनों से ज्यादा है। ठीक है। तो ये जो मैंने आपके साथ फिगर शेयर किया है, ये एडिटोरियल के अंदर ही बताया गया, और ये एडिटोरियल कहता है कि दिस मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेजेस कंसर्न्स अबाउट नेशनल प्रायोरिटीज। मतलब कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, हेल्थ में, डिफेंस में, वो हमें बताते हैं कि हमारे मुल्क की प्रायोरिटीज क्या है। हमारी मुल्क की प्रायोरिटीज इकोनॉमी को बढ़ाना नहीं है, हमारे मुल्क की प्रायोरिटी कुछ और है। तो अगर हम अपने मुल्क को इकोनॉमिकली बेहतर करना चाहते हैं और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को अलाइन करना पड़ेगा। ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर बात की थी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बेटा आपका एक और एडिटोरियल जो कि डॉन न्यूज़ में पब्लिश हुआ है, ये बेसिकली टाइफाइड से रिलेटेड है। XDR टाइफाइड रिस्क। XDR बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। अब देखिए बेटा, टाइफाइड जो है वो एक सीरियस हेल्थ इशू है, और जो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये बेसिकली पुअर सैनिटेशन, कंटेमिनेटेड वाटर के इस्तेमाल से, मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है, उसकी वजह से जो है वो ये ज़्यादा अब फैलता है। अब टाइफाइड में पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर हाईएस्ट रेट रखता है, और बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में टाइफाइड का शिकार हैं। और अब टाइफाइड का एक नया जो है वो नई टाइप जो है वो सामने आ गई है, जो कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड है, जो कि बड़ी तेजी से इमर्ज कर रही है पाकिस्तान में। और मज़े की बात ये है, मज़े की तो नहीं, परेशानी की बात ये है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। मतलब इसका जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स को जो है वो रेजिस्ट करता है, या एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर असरअंदाज बहुत मुश्किल से करती हैं या बहुत हार्डली करती हैं। अब टाइफाइड की कॉजेज आप तमाम लोगों को पता है, बहुत सारे बच्चों का मेडिकल बैकग्राउंड होगा कि पुअर सैनिटेशन है हमारे बहुत सारी एरियाज में, लाइक अर्बन स्लम्स हो गई। और इसका मतलब है कि वहाँ पर सफाई का ख्याल नहीं है, वहाँ पर पानी को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता, कंटेमिनेटेड वाटर जो है बड़ा कॉमन है। उसके अलावा ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर्स जो है वो नॉर्मली बिल्कुल फ्रीली जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर देते हैं, करवा देते हैं, जबकि वो ज़रूरी नहीं होती। अननेसेसरीली जो है वो एंटीबायोटिक्स रिकमेंड कर देते हैं, जिससे जो है वो फिर यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो बनते हैं। इनकम्प्लीट मेडिकेशन, पेशेंट्स के एंड पे भी प्रॉब्लम है कि पेशेंट जो है वो अपनी दवाई पूरी नहीं करते, जो उनको एक खुराक बना के दी जाती है, उस खुराक को जैसे ठीक वो उन्होंने बीच में छोड़ दिया, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है और वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। सेल्फ मेडिकेशन, बहुत लोग खुद ही डॉक्टर होते हैं, वो अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं और बड़े शौकी होकर कहते हैं कि जी हमें तो पता है इस बीमारी का, ये इस टाइम पे ये दवाई खानी, इस टाइम पे ये दवाई खानी है। तो उससे भी फिर सिचुएशन जो है वो खराब होती है। अब एक्शन लेने की क्या जरूरत है, किस किस तरह का एक्शन लिया जाए? तो जरूरी है कि आप एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को रेगुलेट करें। ठीक है। सिर्फ डॉक्टर्स उस वक्त एंटीबायोटिक्स जो है वो रिकमेंड करें जब उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो फार्मेसीज के ऊपर जो है वो नज़र रखे, ताकि ये पता चल सके कि कौन सी फार्मेसी बगैर डॉक्टर की हिदायत के, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो है वो लोगों को जो है वो क्या एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर रही है। इस तरह से भी आप मिसयूज को रोक सकते हैं। उसके अलावा वैक्सीनेशन ड्राइव्स, बच्चों को एंटी टाइफाइड जो है वो वैक्सीनेशन लगाई जाए। इससे भी बच्चे जो है वो काफ़ी हद तक टाइफाइड से बच सकते हैं। लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को सफाई की अहमियत के बारे में बताने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि कब एंटीबायोटिक्स लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी लेनी है। ये सारी चीज़ें जो है वो करवाने की ज़रूरत है। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, तो लोगों को क्लीन वाटर तक एक्सेस दी जाए। पाकिस्तान के अंदर क्लीन वाटर की सूरत हाल ये है कि लियाकताबाद कराची की रिपोर्ट थी जो कुछ दिन पहले मैंने इसी ग्रुप में बताई थी, कि वहाँ पे जो है वो जितने भी पानी के सैंपल्स थे, उनमें से 70% से ज़्यादा सैंपल्स के अंदर गंदगी शामिल थी, ह्यूमन वेस्ट शामिल था। तो वो पानी पियेंगे तो लोग फिर इसी तरह की बीमारियों का शिकार होंगे। फिर सैनिटेशन के मामला को इम्प्रूव करे पाकिस्तान, तो आप जो है वो इस बीमारी पे काबू जो है वो पा सकते हैं। तो ये बेटा ओवरऑल इस एडिटोरियल के बारे में बात की गई थी। अब जो बेटा लास्ट एडिटोरियल है, द अफगान तालिबान वार ऑन वुमेन, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ है। और बेसिकली
अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का वुमेन के साथ ट्रीटमेंट है उसके ऊपर बात करता है। बेसिकली एडिटोरियल कहता है कि जब से तालिबान जो हुकूमत में आए हैं और उन्होंने जिस किस्म की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो ये शो करती है कि वो सिविलाइज्ड सोसाइटी की वैल्यूज के जो है वो अगेंस्ट है। और उन्होंने जो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन की है वो गलत है, और वो सिर्फ जस्टिफाई करते हैं अपने हार्श और अपने जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस को जो है वो एक्शंस को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए इस्लाम की इंटरप्रिटेशन जो है वो अपनी मर्जी से लेके चलते हैं। अगर उनकी इंटरप्रिटेशन सही होती और इस्लाम के मुताबिक होती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के मुताबिक होती, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया उसको जो है एक्सेप्ट करती। लेकिन उनकी जो एक्शंस हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, वो ट्राइबल कस्टम्स और अफगानिस्तान के अंदर जो ट्राइबल कस्टम्स हैं या एथनिक डिवीजन्स हैं, उससे जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होके बनी है। अब तालिबान ने जो है वो इस्लाम का इमेज जो है वो काफी हद तक दुनिया में खराब किया। इस्लाम जो एक अमन का रिलीजन है, जो रिस्पेक्ट को, इक्वलिटी को तमाम इंडिविजुअल्स की रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, कास्ट और जेंडर, उसको जो है वो इस्लाम इंश्योर करता है, इन्होंने जो है वो उस चीज को टारनिश किया है और दुनिया में इस्लाम का इमेज जो है वो एक खराब इस्लाम के इमेज को खराब किया है। और इन्हीं के एक्शंस की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इस्लाम के बारे में या मुस्लिम्स के बारे में स्टीरियोटाइप्स डेवलप करते हैं, और पर्टिकुलरली टेररिस्ट का जो है वो स्टीरियोटाइप जो है वो डेवलप करते हैं। अब 40 साल से अफगानिस्तान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहा है। और बट अफगान जो है वो इस बात के ऊपर बड़ा फख्र करते हैं कि जी हमने दुनिया की तमाम जो है वो बड़ी ताकतों को हराया है और उनको जो है वो यहाँ से भगा दिया। लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर ऐसी क्या वीकनेस थी कि हम पे हमला हुआ, बाकी किसी मुल्क पे हमला ऐसे क्यों नहीं हो सका। तो इसकी सच ये है कि अफगानिस्तान के अपने लोग अपनी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। अब तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर जो खवातीन की सूरत हाल है, अगर उसका हम जायजा लें या खवातीन के जो राइट्स हैं उसकी जायजा लें, तो मैं एक आज ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि अफगानिस्तान के अंदर एक गुलहरी को औरतों से ज्यादा जो है वो हकूक हासिल है। मतलब अफगानिस्तान के अंदर खवातीन को एजुकेशन राइट हासिल नहीं है। खवातीन जो है वो सिर्फ 6 क्लास तक जो है वो तालीम हासिल कर सकती हैं और हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती। हालांकि इस्लाम के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। इस्लाम तो कहता है कि तालीम हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ट्रैवल की बात करें तो वुमेन कैन नॉट ट्रैवल मोर देन 78 किलोमीटर विदाउट अ मेल गार्डियन। मतलब मर्दों के बगैर 78 किलोमीटर से ज्यादा आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी लड़की का किसी फैमिली में कोई मर्द नहीं है या उनका कोई भाई नहीं है, तो वो फिर घर में बैठी रहे। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो खवातीन को एम्प्लॉयमेंट से भी रोका गया है और उनको जो है वर्क फोर्स पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा। अब इस्लाम में कहीं पर भी खवातीन को काम करने से नहीं रोका गया। और पब्लिक लाइफ में वुमेन जो है वो ना तो शायरी कर सकती हैं, ना पब्लिक में बात कर सकती हैं, ना ही कुछ और काम कर सकती हैं। तो पब्लिक लाइफ के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। अब मैंने जैसे बताया कि इस्लाम खवातीन को काम करने से नहीं रोकता, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोकता। हाँ, आपकी मॉडेस्ट ड्रेसिंग इसको इनकरेज किया जाता है और इसकी जिम्मेदारी होती है कि आप मॉडेस्ट ड्रेसिंग के साथ कहीं पर भी कोई काम कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो खवातीन को जो है वो इस मजहब के नाम पे, और वो भी अपनी सेल्फ इंटरप्रिटेशन के, मजहब की भी गलत इंटरप्रिटेशन आप करें, उनको जो है वो उनके बेसिक राइट, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ एजुकेशन से जो है वो डिप्राइव कर दें। तो ये एडिटोरियल कहता है कि ये जो खवातीन के ऊपर जंग जो छेड़ी हुई है अफगानिस्तान के तालिबान ने, वो बेसिकली इस्लाम का नाम यूज करते हैं। एक्चुअली ये पेट्रियार्कल कल्चर है, और पेट्रियार्कल कल्चर में जो है वो खवातीन को इन्फीरियर समझा जाता है। और अफगानिस्तान के तालिबान भी खवातीन को इंफीरियर रखने के लिए, खवातीन के ऊपर डोमिनेंस रखने के लिए उनको जो है वो उनके बेसिक राइट्स, उनके बेसिक सिविल राइट्स जो है वो उससे महरूम करते हैं, जो कि एक ग्रेव वायलेशन है। और इस्लाम की वैल्यूज की भी ये जो है वो क्या कहते हैं मुखालफत है, या उसके उससे भी क्या कहते हैं चीजें इनहराफ करती हैं। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत सारी अफगान खवातीन जो है वो अपने राइट्स हासिल करने के लिए, राइट ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक वाइज का राइट हासिल करने के लिए कोशिश कर रही हैं। बट तालिबान जो है वो उनके साथ किसी किस्म का कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बेटा ओवरऑल इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई थी। उम्मीद है आज के एडिटोरियल्स की आपको समझ आ गई होगी, और जो भी सवालात मैंने आपसे कहे थे उनके कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।